हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल्स पे कुछ दिनों से जो कि पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसके भी अभी 2-3 पार्ट अभी आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और आने वाले फ्यूचर्स पे हम लोग इस तरह से ही वीडियो अपलोड करेंगे। और अभी हम लोगों की जो क्लास चलेगी, जो कि अरविंद सर है। अरविंद सर आइए थोड़ा, जो कि आपके सामने अभी आप इनसे मिल चुके होंगे, हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो हम लोग अभी इस वीडियो पर डिस्कस किए ले रहे हैं। जो ये अरविंद सर हैं, अभी हमारे इस चैनल्स पे पॉलिटी पढ़ाएंगे, इसके बाद में हिस्ट्री वगैरह। और जिस तरह से रहेगी आगे जिस तरह से आगे फ्यूचर्स पे जितना भी कुछ मटेरियल्स रहेगा वो सब प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको इन सब क्लासेस के अलावा हिस्ट्री मैथ की, रीजनिंग की क्लासेस चाहिए तो आप उसको भी कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और हमें इस वीडियो पे क्या क्या इम्प्रूव करना है वो सब चीज़ें भी आप हमें डिस्कस करके बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स पे। और अगर वीडियो पसंद आया करे आपको तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए करिएगा। और आते हैं, आप अरविंद सर से बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको अभी डिस्कस करेंगे। सर आप बताइए अपना। तो जैसा सर ने कहा बिल्कुल है, कंटिन्यू वीडियो ऐसी आती रहेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा हमें हेल्प करिए, बताइए कि अभी क्या इम्प्रूव करना है इस वीडियो में। तो हम आपकी राय जानना चाहते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, प्लस शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो सर अभी कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ाएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स, अपना प्यार से कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, और उस पर आपका जो भी हमें इम्प्रूव करना होगा वो आप जरूर बताइएगा ना। तो चलिए, थैंक यू सर, आप पढ़ाइएगा। तो जैसे कि 1-2 दिनों से क्लास चल रही है, मौलिक अधिकार आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, देखते हैं। ठीक है, आज स्टार्टिंग कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व पे। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। इसकी रेंज है 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व के 36 से 51 आर्टिकल हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 से 51 तक बारी बारी से एक एक आर्टिकल। आर्टिकल 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा दी हुई थी, वही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में उल्लेखित है। स्पष्ट आर्टिकल 36 में लिखा है कि जो आर्टिकल 12 में दी हुई परिभाषा है वही 36 में लागू होती है। आर्टिकल 37 में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से राज्य के कर्तव्य हैं। अगर राज्य अपने उत्तरदायित्व या कर्तव्य निभा नहीं पाती है तो हम लोग राज्य के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी उच्चतम न्यायालय या न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि समाज के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। समाज के लिए कल्याणकारी राज्य। तो समाज के लिए कल्याणकारी समाज की स्थापना। आपको तो एक शब्द याद रखना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये राज्य का कर्तव्य है कि कल्याणकारी व्यवस्था बनाए रखे। कल्याणकारी राज्य कैसे? आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूपों में समाज का कल्याण हो ऐसी व्यवस्था बना के रखे, ये राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में है कुछ अनुसरणीय तत्व का लागू होना। कुछ अनुसरणीय तत्वों का लागू होना। अनुसरणीय तत्व कौन कौन से? हमने कहा जैसे महिलाएं और पुरुष हैं उनके लिए अगर मजदूरी की बात करें तो बराबर बराबर मजदूरी की बात करते हैं।
ऐसा नहीं कि भेदभाव किया जाए कि पुरुषों के लिए अलग मजदूरी, महिलाओं के लिए अलग मजदूरी का प्रावधान, उनके लिए 200 रुपये, इनके लिए 300 रुपये। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि अलग अलग मजदूरी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये है 39 आर्टिकल में। आर्टिकल 39 के काम में क्या है? आर्टिकल 39 में समान न्याय एवं विधिक निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 के काम में समान न्याय की बात की गई है कि राज्य का कर्तव्य है कि समान न्याय, सबके साथ न्याय बराबर बराबर देना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव, इसके साथ ऐसा न्याय, इसके साथ ऐसा, यानी सबके साथ समान न्याय की बात की गई है। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता भी होना चाहिए, यानी सरकारी वकील देना चाहिए। एक राज्य का कर्तव्य है कि सरकारी वकील दे, ठीक है, और कानूनी रूप से सहायता करे लोगों की। हाँ, ये एक अलग बात है कि राज्य नहीं दे पा रही क्योंकि अपना देश अभी विकसित नहीं है, विकासशील अवस्था में है, इस वजह से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा, यानी इतने वकीलों की नियुक्ति और इतने लोगों की सैलरी दे सके, भारत अभी इतना सक्षम नहीं है। और जिस दिन ये सक्षम हो जाएगा तो ये चीज़ें हमारी जो भी है, ये नीति निर्देशक तत्व, ये मौलिक अधिकार में परिवर्तित हो जाएंगी। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 देखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के तहत है, और आगे हम पढ़ेंगे फिर 243 आर्टिकल के तहत 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी, ऐसे 243 का ओ तक पढ़ेंगे। कुल 16 आर्टिकल है इसमें। तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 40 के तहत। आर्टिकल 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में काम, 3 शब्द हैं, काम, शिक्षा और लोक सहायता। काम, शिक्षा, लोक सहायता, यानी कुछ दशाओं में कहा गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि काम दे अपने नागरिकों के लिए जो राज्य में रह रहे हैं, शिक्षा भी दें और साथ में लोक सहायता का प्रावधान करें। ये कर्तव्य है और देना चाहिए। अगर नहीं देती सरकार तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, पहले ही आर्टिकल 37 में कह दिया गया है। इस बात का विशेष ध्यान देना है। आर्टिकल, अब पहुंचते हैं 42 पर। आर्टिकल 42 में है आपका, ठीक है, प्रसूति सहायता। इसमें एक बात कही गई है, मानवोचित दशाएं। मानवोचित, जो मानव के लिए उचित दशाएं हैं, उन दशाओं में राज्य का कर्तव्य है कि उन दशाओं में लोगों की सहायता करे। मानवोचित दशाओं में जैसे एक प्रसूति सहायता है, ठीक है, एम्बुलेंस की व्यवस्था वगैरह, ये राज्य का कर्तव्य की कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुख सुविधाएं दें। इस प्रकार से हमारे 42 आर्टिकल तक हो गए। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 में है निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या है? मतलब सरकार का कर्तव्य है कि जो नागरिक रह रहे ना आपके राज्य में, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए कम से कम एक दिन की इतनी मजदूरी होनी चाहिए कि भरपेट भोजन कर सके। ये है निर्वाह मजदूरी। और इसी के तहत बात आती है मनरेगा की। मनरेगा की, ठीक है। मनरेगा में इस समय जैसे
202 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है मजदूरी। तो ये इसी निर्वाह मजदूरी के अंतर्गत आर्टिकल 43 के अंतर्गत एक उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण है। अगर आ जाएगा कि मनरेगा जो योजना चल रही है, बताइए किस नीति निर्देशक तत्व में किस आर्टिकल के तहत प्रावधान है, ये बता सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? ये अच्छा उदाहरण है एक, तो आर्टिकल 43 के तहत ये मनरेगा की बात की गई है। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम चेंज हुआ था, नरेगा का नाम मनरेगा रखा गया था। नरेगा लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से, ठीक है। और कानून जो बना था 2005 में कानून बना था, जब लागू हुआ था तो 2 फरवरी 2006 से। और इसके बाद 2008 में शायद पूरे देश में लागू हुआ था, और शुरुआत में पूरे ज़िलों में नहीं लागू हुआ था, फिर सभी जगह लागू हो गया था 2008 में, और 2 अक्टूबर 2009 से नाम चेंज हुआ, मनरेगा रख दिया गया। ये निर्वाह मजदूरी हो गया। और इसी में आर्टिकल 43 का भी है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कामगारों के लिए, जो कारखाने में कामगार होंगे ना, कामगारों का प्रबंध में भाग लेना। आर्टिकल 43 के काम में कहा गया जो कारखाने होते हैं ना, कारखाने में लेबर लगी होती है, तो लेबर का भी अधिकार होना चाहिए कि वो प्रबंध में भाग ले सकें। क्या यूनियन का नाम सुना है? जो यूनियन होती है ना, लेबर यूनियन होती है कहीं, जैसे यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष, ऐसे मजदूरों के एक लेबर का यूनियन हेड होते हैं। तो उन्हीं की बात की गई है कि वो भी प्रबंध, उस कारखाने में जो प्रबंध मैनेजमेंट होता है उसमें भाग ले, उसे भी तो पता चले कि हाँ कैसा कितना हमें मिल रहा है, इनकी आमदनी कितनी है, हमें कितना मिल रहा है। तो ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत है। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। यानी नागरिकों के लिए कहा गया कि समान सिविल संहिता का प्रावधान, ऐसा कानून जो नागरिकों के लिए बराबर हो, जो कि भारत में संभव नहीं है। भारत में एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर समान सिविल संहिता लागू है, और कोई भी राज्य में ये लागू नहीं है। क्लियर है बात? आर्टिकल 44 हो गया। आर्टिकल 45 में, अच्छा, समान सिविल संहिता में समझ रहे हैं, कानून का मतलब समान कानून। समान कानून यानी कोई भी धर्म के हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सबके लिए एक कानून होगा। चाहे शादी वाली बात हो, शादी विवाह की बात, एक कानून के तहत एक ही कानून सबके लिए होगा, सबकी शादियां वैसी ही होंगी। या किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ देख ले कि ये कार्य करना है, तो वो लोग अलग तरीके से करते हैं, वो लोग अलग तरीके से, तो सबके लिए एक कानून रहेगा। ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। समान सिविल संहिता का मतलब ये, जो कि भारत में नहीं हो सकता। अनेकता में एकता जरूर कहते हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, इस वजह से ये संभव नहीं है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के यदि बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था सरकार कराएगी, ऐसी बात कही गई है आर्टिकल 45 में। और वो सरकार करती भी है, जैसे हम देखते हैं आंगनवाड़ी के रूप में। जैसे आंगनवाड़ी है ना, आंगनवाड़ी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि आंगनवाड़ी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, प्लस भोजन वगैरह भी दिया जाता है। ये प्रावधान है आर्टिकल 45 के तहत। आर्टिकल 46 में SC, ST और OBC और EWS, यानी सरकार का कर्तव्य है कि जो भी आपके राज्य में लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग या दुर्बल वर्ग है, उनको सरकार आर्थिक रूप से ज़्यादा मदद करे, ताकि वो भी उस लेवल में समानता का अधिकार उनके पास भी है, तो समानता लाए सबके बराबर। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि ये लोग न रहने पाए
इनको भी उस लेवल पे लाया जाए। क्लियर है? ये SC ST OBC और EWS का जो हम कहते हैं ना, आज भी लड़ते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो ये आरक्षण कब खत्म होगा? जब ये लोग सब बराबर हो जाएंगे, बराबर की स्थिति हो जाएगी सबकी, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, आरक्षण की जरूरत ही नहीं। क्या? हाँ बिल्कुल है। तो वही चीज़ है, जब समानता आ जाएगी ना, सबके पास ज़मीन बराबर हो जाए, सबके पास मकान हो जाए, हर चीज़ की व्यवस्था सबके पास बराबर हो जाएगी, तो आरक्षण खत्म। और जब तक ये नहीं होगा तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। हमने देखा कि किसी किसी के पास 2-2 हज़ार बीघे ज़मीन है और किसी के पास भूमिहीन है, तो बताइए समानता कहाँ है भाई? 2000 ज़मीन जिसके पास है उसको लेके दे, यहाँ पर बराबर करें, ठीक है, सबको बराबर करे, भले ही 20-20 बीघे ज़मीन पड़े, सबको बराबर दे दे, आरक्षण खत्म कर दे। ये चीज़ें हैं, इसी वजह से आरक्षण नहीं खत्म हो पा रहा, कारण ये है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 47, तो पोषाहार की बात की गई है, पोषाहार, और एक शब्द है मद्य निषेध। ठीक है, मेन पॉइंट हम बताए दे रहे हैं, यही अगर दिमाग में बैठ गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये दिमाग में नहीं बैठते तो प्रॉब्लम है। ठीक है, पोषाहार की बात की गई आर्टिकल 47 में, मद्य निषेध की। पोषाहार की बात क्या कही गई कि राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को अच्छा से अच्छा भोजन उपलब्ध कराए, जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो, ऐसा भोजन उपलब्ध कराए अपने नागरिकों को। साथ में शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी ये स्वास्थ्य खराब करता है, इस वजह से ये राज्य का कर्तव्य है कि मद्य निषेध करे, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए मद्य निषेध जो होता है, मद्य निषेध होना चाहिए किस आर्टिकल के तहत लिखा नीति निर्देशक तत्व में? तो आर्टिकल 47 में स्पष्ट कहा गया है। क्लियर? क्या चीज? नहीं, बिल्कुल है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस वजह से आर्टिकल 47 के तहत है ये चीज। गुटखा हो गया, आपका तंबाकू का जितने भी सामान है, मद्य निषेध है, ये सभी चीजें आर्टिकल 47 के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन एक बात भी तो है, आर्टिकल 37 कहाँ जाएगा? बताइए, आर्टिकल 37 कहाँ जाएगा? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हम केस करने चले जाएं कि राज्य इसको बंद कराए, ये क्यों चालू है, तो राज्य के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से मौलिक अधिकार में नहीं है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य चाहे, जब प्रॉफिट है राज्य को तो क्यों बंद कराएगी? सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 में क्या है? देखिए, कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। ठीक है, हमने कहा 2 शब्द याद कर लीजिए, कृषि एवं पशुपालन की बात की। जो कृषि योग्य भूमि है तो हम कृषि करेंगे, ठीक है, नागरिक करेंगे और पशुओं को पालेंगे, तो बढ़ावा देगी कौन? राज्य बढ़ावा देगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो ताकि खाद्यान्न वगैरह उपज ज़्यादा हो। अब प्लस पशुपालन करेंगे तो दूध जो भी होगा तो उसकी भी मात्रा बढ़ेगी, ताकि हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है, किस देश में? सबसे ज़्यादा भारत में होता है, लगभग भारत में ही है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि भारत में है। फिर इसमें भी डिफाइन कर दिया जाता है कि भैंस का है तो इधर ज़्यादा है, गाय का है तो वहाँ ज़्यादा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 48 का ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टेटस, आधार इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। कृषि वाली भूमि हम याद ऐसे करेंगे, कृषि के बाद बात आती है वन एवं वन्य जीव तथा पर्यावरण। तथा पर्यावरण का संरक्षण, ये संरक्षण की बात की गई है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा?
वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, यहाँ 48 आर्टिकल में कहा गया कृषि एवं पशुपालन के बढ़ावा की बात की गई, और आर्टिकल 48 के का में कहा गया, देखिए कृषि वाली भूमि के बाद वन की भूमि आएगी, तो वनों की, और देखिए पशुपालन की जगह अब जंगल वाले जीव भी हैं, तो उनकी बात कही गई कि इनका भी संरक्षण करना है, साथ में जो हमारा पर्यावरण है इसको भी बचा कर रखना है, इसका इन सभी का संरक्षण करना है। ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसा करना चाहिए, ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो जाएंगे, स्थान हो जाएंगे, वस्तुएं हो जाएंगी, ये सभी चीज़ें हैं। क्लियर है? तो जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या स्थान है, वो वस्तुएं हैं, तो राज्य का कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करे, इन्हें ये मिटने ना पाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनका संरक्षण करे कि युगों युगों तक ये चलती रहे। ये चीज़ बात कही गई है आर्टिकल 49 में। ठीक है, आर्टिकल 50 में क्या बात कही गई है? आर्टिकल 50 में कही गई है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, हाँ, न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, यहां पर पृथक्करण की बात की गई है। पृथक्करण का मतलब अलग की बात की गई है, यानी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। कार्यपालिका में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्थायी, अस्थायी। अस्थायी कौन से होते हैं? जो सरकारी व्यक्ति होते हैं वो स्थायी हो गए, और जो अस्थायी कौन होते हैं? जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुने जाते हैं लोगों द्वारा, तो वो अस्थायी हो गए। इन्हीं के द्वारा तो कार्य किए जाते हैं, और जो भी कार्य होता है ये कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, ये कार्यपालिका के अंतर्गत, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन होते हैं? न्यायाधीश वगैरह होते हैं। तो ये अलग होने चाहिए। न्याय सुनाने वाले, इन्होंने कैसा कार्य किया है उसकी देख रेख के लिए न्यायपालिका होती है, कि देखती है कि ये कार्य सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर इन्हें प्रताड़ना दी जाती है। इस वजह से ये सही से कार्य करते। इस वजह से ये कहा गया कि राज्य का ये कर्तव्य है कि कार्यपालिका को अलग रखें और न्यायपालिका को अलग रखें। वैसे भी भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र मानी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 50। इसके बाद आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये बात की गई है। तो आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे और साथ में सुरक्षा भी बनाए रखे, कि बाहरी आक्रमण यदि होता है तो उससे सुरक्षित अपने राज्य को बनाए, अपने देश को बनाए, साथ में अन्य देशों के साथ ऐसी वार्तालाप करें ताकि शांति बनी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए दिन ऐसी बातें हों कि वहाँ पर भीषण युद्ध की स्थिति आ जाए, जैसे आज के समय चल रहा है रूस और यूक्रेन। यानी वो स्थिति पैदा हो गई रूस और यूक्रेन के बीच कि हो सकता हमें वर्ल्ड वार देखने को मिल जाए। तो तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना जताई जा रही है। अगर नाटो वगैरह साथ दे रहा है यूक्रेन का, ठीक है, अन्य यूरोपीय देश अगर साथ दे रहे यूक्रेन के, तब तो ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध तय है। अगर अमेरिका साथ दे रहा है, ये लोग साथ देंगे तो तीसरा विश्व युद्ध तय है, अन्यथा तीसरा विश्व युद्ध अभी रुकेगा। यानी यूक्रेन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। हाँ, एक बात है यूक्रेन की, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ज़ेलेंस्की। हाँ, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। और ज़ेलेंस्की कौन है? पहली बार एक बार यूक्रेन के एक कॉमेडियन राष्ट्रपति बने। वो कॉमेडियन थे, पहले कॉमेडी करते थे, आज राष्ट्रपति है। हाँ, ज़ेलेंस्की। ये चीज़ है।
चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, इसी टाइम।